ज़ेबा 6 बहन भाइयों में दूसरे नंबर पर, इससे बड़ी एक बहन थी। बहन भाइयों में बड़ा दबदबा और रौब था क्योंकि पढ़ने लिखने वाली थी। अभी स्कूल में ही थी तो उर्दू और अंग्रेज़ी के अलावा फ़ारसी और अरबी में भी इसको अबूर हासिल हो गया था। पढ़ने लिखने का मामला हो या प्रैक्टिकल लाइफ की कोई बात हो, बहन भाई सारे इससे मशवरा लेते थे। ज़ेबा के बारे में मशहूर था कि ये अपने इरादों की बहुत पक्की है। अब क्योंकि ज़ेबा के मुताल्लिक की ये कहानी है, असल किरदार है, इसकी शख्सियत को समझाने के लिए एक आपको वाक़या और बताता हूँ। उस स्कूल में जैसे कि मैंने आपको बताया, हर किस्म की एक्टिविटी में, आर्ट्स में भी बहुत आगे थी और बाकी चीज़ों में भी। तो स्कूल में प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी हुई, उसमें एक वैरायटी शो, उसमें बड़ा मेन किरदार था इसका और उसमें उसको प्राइज़ भी मिलना था। बैक स्टेज प्राइज़ रखे हुए थे जो भी दिए जाने थे। उसमें एक प्राइज़ इसने देखा कि बेस्ट यूनिफॉर्म का एक ट्रॉफ़ी रखी हुई थी और जिस बेस्ट यूनिफॉर्म की ट्रॉफ़ी जिसको दी जा रही थी वो एक वाजिबी सी लड़की, एक एवरेज स्टूडेंट थी। और ज़ेबा का ये मानना था कि भाई इससे ज़्यादा अच्छा साल भर यूनिफॉर्म तो मैं मेंटेन करती हूँ। वो ये बात जानती थी कि इस लड़की को इस वजह से स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन ट्रॉफ़ी दे रही है कि उस लड़की ने किसी और चीज़ में तो हिस्सा लिया नहीं, इसकी मेरिट तो कोई थी नहीं, लेकिन इसका बाप एक इंडस्ट्रियलिस्ट था और स्कूल को डोनेशन भी देता था। तो ज़ेबा ने ऐलान कर दिया कि अगर इस लड़की को ट्रॉफ़ी दी गई तो मुझे ये बताया जाए कि मेरा यूनिफॉर्म साल भर इससे क्या कम मेंटेन था, मैं इससे कहीं क्या बुरा यूनिफॉर्म पहन कर आती हूँ, या मैं इस लिहाज में इस मैदान में भी इससे आगे नहीं हूँ। अगर इसको ट्रॉफ़ी दी जाती है तो पहले साबित की जाए, और अगर फिर भी इसको ट्रॉफ़ी देनी है तो मैं अपने वैरायटी शो की परफॉर्मेंस की ट्रॉफ़ी नहीं लूँगी। ये कहकर ये घर चली गई। तो स्कूल वालों को, क्योंकि वैरायटी शो के मेन रोल था, इसको ट्रॉफ़ी दी जानी थी, अगर इसको नहीं देते तो एक बहुत बड़ा इशू खड़ा हो जाता, बहुत ज़्यादा ये चीज़ हाईलाइट हो जाती। तो स्कूल वाले फिर इसको घर गए, मनाकर वापस लाए और फिर ट्रॉफ़ी इसको दी बेस्ट यूनिफॉर्म की। यानी कि बताने का मकसद ये कि अपने इरादों की बड़ी पक्की। बहरहाल जी कॉलेज में आई तो इसकी बड़ी बहन गारबन बैचलर्स कर चुकी थी, उसकी शादी की उम्र हो गई थी और शादी की तैयारियां की जा रही थी। उसका कहीं बेहतर रिश्ता आता है तो कर दी जाएगी। लेकिन ज़ेबा के इरादे तो बहुत लॉन्ग टर्म थे और बड़ी क्लियर थी अपने इरादों के बारे में। उसने बीए किया, हर चीज़ में उसके वालिद साहब और उसका साथ देते थे। अब बीए करने के बाद उसकी ज़िद थी कि मैं एमए करूँगी। एमए करने के लिए उसको लाहौर आना पड़ा था। उस ज़माने में पंजाब यूनिवर्सिटी के हॉस्टल के बारे में कुछ खबरें गर्दिश कर रही थी कि उस वक्त के गवर्नर पंजाब मुबैना तौर पर वहाँ से लड़कियों को अगवा करने में मुलव्वस हैं। तो ये ख़बरें हर कोई जानता था। इस वजह से ज़ेबा के वालिद साहब थोड़े हिचकिचाहट का इजहार कर रहे थे और इसको बिल्कुल भी समझने को राज़ी नहीं थी ज़ेबा कि मैंने एमए में एडमिशन लेना ही लेना है। अच्छा, इसको जो सब्जेक्ट चाहिए था वो ज्योग्राफ़ी था, जो उस वक्त सिर्फ़ और सिर्फ पंजाब यूनिवर्सिटी के न्यू कैंपस में ही अवेलेबल था। जीसी में और बाकी जगह पता करवाया गया तो वहाँ पे ज्योग्राफ़ी में एमए नहीं होता था। इसने जी घर में भूख हड़ताल कर दी। घर में मामला बड़े कशीदा रहने लग गए। माँ बाप इसको बनाने की कोशिश करते हैं, बहन भाइयों की तो खैर हिम्मत ही नहीं होती थी, लेकिन इस बोला कुछ भी हो जाए मैंने एमए करना ही करना है। इन्हीं दिनों पिंडी से ज़ेबा के मामू आते हैं और वो देखते हैं कि जी घर के हालात चल रहे हैं। वो बोलते हैं भाई ये हमारी भी बेटी है, तुम मेरे साथ पिंडी चलो और वहाँ तुम्हें कोई तकलीफ़ नहीं होगी और मैं तुम्हारा एडमिशन करवाता हूँ। तुमने सब्जेक्ट ज्योग्राफ़ी ले रहा ना, एमए करोगी ज़रूर वहाँ। बहरहाल माँ बाप की इजाज़त से मामू उसको पिंडी ले जाते हैं अपने घर। वहाँ पर जी फुल प्रोटोकॉल मिलता है, अपनी बेटियों की तरह ही रखते हैं। बड़े शफ़ीक़ इंसान थे वो मामूस के। इस पूरी सिचुएशन में लाहौर में तो एडमिशन्स की डेट निकल जाती है, लेकिन पिंडी में असगर मॉल कॉलेज आज भी है, आप लोग जानते होंगे, वहाँ पर ज्योग्राफ़ी में एमए में इसको पता लगा कि जी अवेलेबल है और ये एडमिशन ले सकती है। वहाँ एनरोल करवा लिया गया और वहाँ पे इसने पढ़ाई शुरू कर दी। अब ये पिंडी में थी और इसको कोई प्रॉब्लम नहीं थी, मामू के घर में रह रही थी। 2-3 महीने बाद आ जाया करती थी अपने घर और फिर वापस पिंडी चली आती थी और अपने पढ़ाई को कंटिन्यू किए हुए थी। इसका प्लान यही था कि मैं एमए करने के बाद एमफिल और पीएचडी तक जाऊंगी और पढ़ाई उसका जुनून था। साथ साथ वो आर्ट्स और बाकी एक्टिविटीज़ में लैंग्वेजेस को मज़ीद सीखना, अबूर हासिल करना। बहुत ही कुछ बच्चे होते हैं ना बिल्कुल ही अलग थलग होते हैं टैलेंट में, और बहुत इरादों की मजबूत थी कि अगर कोई इरादा कर ले, कोई किसी चीज़ की ठान ले, तो चाहे दुनिया इधर से उधर हो जाए, वो अपनी हद तक उस तकलीफ़ को महसूस करती और उन इरादों में कामयाब ज़रूर होती। उन्हीं दिनों में ज़ेबा का एक रिश्ता आता है। ज़ेबा के वालिद साहब के रेफरेंस से रिश्ता था, किसी जानने वाले के ज़रिए आया था। लड़का इंजीनियर था, मिडल ईस्ट में एक फ़र्म के लिए जॉब करता था। रिश्ता अच्छा लगा, छान फटक की गई, लोग अच्छे थे। अब प्रॉब्लम ये थी कि जी ज़ेबा को यहाँ कैसे बुलवाएं, क्योंकि तो शादी हक़ में ही नहीं थी। उसने कहा था मैंने पहले पढ़ाई करनी है। लेकिन होता ना, नसीब आपके कदम उस जगह तक ले जाता है जो आपकी ज़िंदगी में मोड़ आने होते हैं। उन दिनों यूनिवर्सिटी का एक ट्रिप जा रहा था कराची, तो ज़ेबा भी उस ट्रिप के साथ गई और वापसी पर किसी वजह से पता लगा कि जी यूनिवर्सिटीज़ तो पिंडी में बंद है, कॉलेजेस बंद हैं, तो ये रुक गई अपने घर गुजरावाला।
मतलब इरादा कोई नहीं था, इसने डायरेक्ट पिंडी ही जाना था, लेकिन वो कॉलेजेस बंद होने की वजह से, यूनिवर्सिटीज़ बंद होने की वजह से ये गुजरांवाला अपने घर रुक गई कराची से वापस आते हुए। और उसी दिन इत्तेफाक से लड़के वाले आ गए, इसको पसंद कर लिया और चले गए। ये बहुत रोई धोई कि मुझे शादी नहीं करनी। वाले साहब ने समझाया कि देखें, हमने लड़के के सामने बात वाज़े कर दी है कि लड़की पढ़ेगी और लड़का कोई जाहिल नहीं है, गंवार नहीं है, वो इन चीज़ों को समझता है, ख़ुद भी इंजीनियर है, तो तुम्हें अपने इरादों में किसी किस्म की रुकावट महसूस नहीं होगी। बहरहाल 20-21 दिन में इसका निकाह कर दिया गया, जिसके बाद लड़का मिडिल ईस्ट चला गया और ज़ेबा पिंडी आ गई। निकाह के बाद से अगले 5-6 महीने तक रोज़ाना ज़ेबा के ससुराल वाले ज़ेबा के घर गुजरांवाला आते और बोलते कि जी आप रुखसती की डेट दें, रुखसती की डेट दें। अब सब हिचकिचाहट का इज़हार कर रहे थे कि भाई ये तो अभी अब इसके इरादे ही कन्फर्म नहीं है, अब ये क्या कहती है क्या नहीं कहती है, लेकिन वालिद साहब का हुक्म मानने वाली लड़की थी। कुछ दिनों बाद ज़ेबा के शौहर इकबाल का फ़ोन आता है। इकबाल कहता है कि जी मैंने इसका वीज़ा तभी अप्लाई कर दिया था और तकरीबन 7-8 महीने हो गए, तो अब आप एक काम कर दें, मैं किसी बड़ी शानदार सी तकरीब का कायल नहीं हूँ, इसको आप जहाज़ में बिठाएं, मैं टिकट करवा रहा हूँ, इसको भेज दें। वीज़े की जो मुद्दत है अगर वो ख़त्म हो गई तो दोबारा वीज़ा लगवाने में प्रॉब्लम होगी, क्योंकि पहले ही तकरीबन 6-8 महीने हो चुके हैं और अब इसको यहाँ आ जाना चाहिए। खैर ज़ेबा के वालिद ने ज़ेबा से जिक्र किया। अच्छा 1.5-2 महीने पहले ज़ेबा के वालिद इस चीज़ का जिक्र कर चुके थे कि किसी भी वक्त ही मौका आने वाला, लेकिन ज़ेबा ने कहा था मेरे सेमेस्टर कंप्लीट होने में और एग्ज़ाम्स वगैरह में तकरीबन 1.5-2 महीने लगेंगे, मैं उससे पहले कहीं नहीं जाऊँगी। और उसके 2 महीने बाद ही सिचुएशन बनी। अब ज़ेबा के वालिद ने ज़ेबा से कहा कि हम पिंडी से ही तुम्हारे लिए टिकट करवा रहे हैं और तुम्हें फिर मिडल ईस्ट अपने शौहर के पास जाना है। जिस दिन ज़ेबा का मास्टर्स का आखिरी पेपर था, उसी रोज़ रात की उसकी फ़्लाइट थी। तमाम घर वाले गुजरांवाला से पिंडी गए और वहाँ ज़ेबा ने सुबह पेपर दिया और शाम में रोते धोते ज़ेबा को रुखसत कर दिया गया, जहाज़ में बैठा दिया गया और वो मिडल ईस्ट चली गई। तकरीबन 1 महीने बाद आई तो वो हामला थी। 15-20 दिन रही और उसके बाद वो मिडल ईस्ट अपने शौहर के पास दोबारा वहीं चली गई। वहीं पहली बेटी की विलादत हुई। बेटी की विलादत के बाद 1.5-2 महीने बाद दोबारा वापस आई पाकिस्तान। गुजरांवाला में अपने मैके रही और कुछ दिन रहने के बाद दोबारा वापस चली गई। वहाँ अक्सर फ़ोन पर बात होती रहती, तो उसने बताया कि जी मैं दूसरी बार प्रेग्नेंट हूँ और इन्हीं दिनों में इसकी दूसरी बेटी भी हुई। दोनों बेटियों के साथ एक बार पाकिस्तान भी आई, फिर वापस मिडल ईस्ट अपने शौहर के पास चली गई। ज़ेबा कुछ ज़्यादा बात करती नहीं थी। मैंने आपको बताया ना, शुरू से इसकी तबीयत थी कि जो ठान ली या अगर कुछ झेलना है या कोई बात है तो वो अपने तक महदूद रखती थी और उसका मुकाबला करती थी बहुत शाइस्तगी से और बहुत क़ुव्वत के साथ, जो क़ुव्वत उसकी ज़ात तक महदूद होती थी। मतलब ज़्यादा शोर शराबा नहीं। माँ बाप की तो आदत नहीं थी, बहनें पूछती भी, लेकिन वो कुछ ख़ास जिक्र नहीं करती, बस सब अच्छा है कहीं ख़बर देती। खैर अभी मिडल ईस्ट में ही थी, 2 बच्चियाँ 1 साल के गैप से हो चुकी थी और वो तीसरी बार प्रेग्नेंट हुई। इस बार उसके शौहर ने कहा कि हम जैसे कि साइट पर ही वो रहते हैं, या जिस साइट पर वो काम कर रहे होते थे उसी साइट पर उन लोगों का घर बना दिया जाता था, वहाँ रहते थे। तो यहाँ पर 2 बच्चों को संभालना, घर का काम देखना और फिर तीसरी प्रेगनेंसी को झेलना, ये तो हमारे लिए मुश्किल होगा, तो तुम पाकिस्तान चली जाओ। तो उसकी तो बाँछें खुल गई। इसने बोला सही है, क्योंकि ज़रा फैमिली में रहने वाली, इन चीज़ों में खुश रहने वाली लड़की थी, वहाँ अकेली पड़ गई थी बिल्कुल। दोनों बच्चियों को लेकर तीसरी प्रेगनेंसी के लिए वो आ गई पाकिस्तान। 1-1.5 महीना ही गुजरा था, या 5वां या 6ठा महीना होगा इसकी प्रेगनेंसी का। तो इसने फ़ोन भी किए, ख़त भी लिखे, लेकिन इकबाल की तरफ से कोई जवाब ही नहीं आता था। ज़ेबा की जो नंद थी इकबाल से काफ़ी बड़ी थी, यानी कि ज़ेबा के शौहर से एज में काफ़ी बड़ी थी, लेकिन बे औलाद थी। ये अक्सर आती रहती थी और इनके ज़रिए बातचीत हो जाती थी या इकबाल का पता लग जाता था। इकबाल डायरेक्टली ज़ेबा को या ज़ेबा के घर वालों को ख़त का या फ़ोन का कोई जवाब नहीं दे रहा था। बहरहाल जी तीसरी प्रेगनेंसी हो गई और अभी तक इकबाल से कोई रब्ता नहीं हो पा रहा था। हाँ, अलबत्ता ज़ेबा की नंद और नंदोई आते रहते थे मिलने के लिए। तीसरी बच्ची ग़ालिबन अभी 1.5 महीने की होगी कि ज़ेबा के नंद नंदोई भी आए और उनके साथ बग़ैर इत्तला किए इकबाल भी इनके घर आया। याद रखिएगा, इकबाल से पिछले 6-7 महीनों में कोई रब्ता नहीं। हालांकि जब तीसरी बेटी भी पैदा हुई तो भी बहुत रब्ता करने की कोशिश की गई, जब भी वो रब्ते में नहीं आया। इकबाल ने आते ही कहा कि चलो सामान पैक करो, चलते हैं। अब ज़ेबा को ससुराल जाना था। ससुराल ज़ेबा का था असल में गुजरात में। ज़ेबा ने अपनी तीनों बच्चियों को संभाला, उनका सामान वामान पैक किया। द मीन वाइल ज़ेबा के वालिद साहब ने इकबाल से दबे अल्फाज में पूछा कि मतलब हम आपको रब्ता करते रहे, तो इकबाल का यही कहना था कि मेरी बहन और मेरे बहनों ही आते रहे और इसके ज़रिए पता लगता रहती थी, मुझे भी इत्तला मिलती रहती थी, ग़ालिबन आपको भी वो बता ही देते होंगे। तो उसने कोई ख़ास जवाब नहीं दिया कि क्यों रब्ता नहीं हो पा रहा था। बहरहाल तीनों बेटियों के साथ ज़ेबा
अपने ससुराल गुजरात आ गई। यहाँ पर एक अक़ीक़े की तकरीब रखी गई, ज़ेबा के वालिदैन को भी मदऊ किया गया और इस तकरीब में अचानक तीसरी बेटी जो पैदा हुई थी 1.5-2 महीने की थी, इकबाल ने वो ज़ेबा की गोद से लेके अपनी बहन यानी कि ज़ेबा की नंद की गोद में डाल दी, जो बे औलाद थी और इकबाल से काफ़ी एज में बड़ी भी थी, और ये कहा कि ये आज से आपकी बेटी हुई। ज़ेबा ने जब ये देखा तो उसने रोना धोना शुरू कर दिया, उसने बहुत एहतजाज किया। तो उस वक्त ज़ेबा की माँ ने समझाया कि देखो बेटा, तुम्हारी वजह से किसी की गोद हरी हो रही है तो तुम खुशनसीब समझो ख़ुद को। खुदा ना करे ये सब कुछ जो भी हो रहा है अल्लाह की तरफ से हो रहा है, खुदा ना करे ये तुम्हारे पास भी ना रह पाए, तो इस वक्त इसको कुदरत का फ़ैसला समझो और ख़ामोश हो जाओ। तो माँ के समझाने पर ज़ेबा खामोश हो गई। ज़ेबा के मान जाने की एक वजह यह भी थी कि इनकी एक बहन इन्फेंसी में ही इंतकाल कर गई थी, यानी कि नौमौलूद ही थी तो इंतकाल कर गई थी। तो उसको अंदाज़ा था कि ज़ेबा की माँ को इसने देखा था कि उनको अपनी नौमौलूद बच्ची का दुख भी किस तरह याद है। तो उनकी माँ ने जब ये कहा ना कि देखो, हो सकता है तुम्हारे पास ये बच्ची रहते हुए तुम्हारा नसीब ये हो कि ना रह सके और अल्लाह ताला ने ही ये फ़ैसला करवाना हो, तो तुम ये बच्ची इनको गोद दे दो। बहरहाल इसके बाद तकरीबन 8-9 महीने वो पाकिस्तान में रही। उसके बाद दोबारा मिडल ईस्ट चली गई, दोबारा वो प्रेग्नेंट हुई और इस बार ज़ेबा दुआ करती थी कि मुझे अल्लाह ताला बेटी अता करे। अल्लाह ताला ने इसको बेटी की रहमत से ही नवाजा। अब ये वैसे तो चौथी बेटी थी, लेकिन ज़ेबा के पास तीसरी बेटी थी। इसके बाद इसके 2 मज़ीद बच्चे हुए, एक बेटा और एक बेटी। ज़ेबा के पढ़ने के ख्वाब हवा हो गए, कुछ पता ही नहीं लगा। घर के कामों में ऐसी बिज़ी हुई, ना सिर्फ घर के काम करती थी, 3 बच्चियों को, अब तो माशाल्लाह 5 बच्चे हो गए थे, उनको संभालना। और इस तरह नहीं कि बाहर से शॉपिंग कर रही है, बाहर से खाना आ रहा है, खाना भी पकाना, बच्चों के कपड़े खुद सीना, और इसके अलावा अपने शौहर की ज़रूरियात की चीज़ें भी जिस कदर घर में हो सकती हों घर से ही करना। इसका शौहर जॉब के साथ साथ बिज़नेस में हाथ पैर मारता रहता था। एक आर्टिफिशियल ज्वेलरी की दुकान इसने मिडल ईस्ट में एक मार्केट में खोली और वहाँ पर एक इंडियन सेल्समैन रखा। उससे थोड़ी बहुत आमदनी होती थी और इसके बकौल ज़ेबा के उसके शौहर को लगता था कि इस चीज़ में थोड़ी सी रमक है, अगर इस पर थोड़ी कोशिश की जाए, मेहनत की जाए। लेकिन क्योंकि इकबाल अपने ऑफिस में बहुत बिज़ी होता था तो सारा कुछ सेल्समैन पे डिपेंड करता था। एक दफ़ा सीज़न था, पीक सीज़न था, वो इंडियन सेल्समैन इंडिया गया छुट्टियाँ गुजारने, फिर वापस नहीं आया। तो ज़ेबा ने ऑफ़र की अपनी सर्विसेज के मैं चली जाती हूँ, क्योंकि नोटिस आ रहे थे मॉल की इंतज़ामिया की तरफ से कि भाई आपका ये स्टॉल बंद है और ये पीक सीज़न है। तो फिर इकबाल ने कहा कि कैसे मैनेज करोगी? उसने बोला बच्चों को छोड़ने के बाद मैं कुछ घंटे स्टॉल पे दे दिया करूँगी, वहाँ से नोटिस आने का सिलसिला भी बंद हो जाएगा, उससे बच्चों की छुट्टी होगी, उससे थोड़ी देर पहले बच्चों को लेते हुए घर आ जाया करूँगी। बहरहाल उसकी प्रेजेंस जब स्टॉल पर गई तो आपको पता है ज़ेबा की पर्सनैलिटी कैसी थी। और फिर मैंने आपको बताया था ना, अरबी ज़बान, मुख्तलिफ़ ज़बान के बोलने वाले मिडल ईस्ट में आते हैं टूरिस्ट जो होते हैं, तो उसकी वजह से बड़ा माल बिका। और फिर अंदाज़ा हुआ इकबाल को और ज़ेबा को कि कितना पोटेंशल था हमारे छोटे से स्टॉल में। उस छोटे से स्टॉल ने चलना शुरू किया, फिर ऑडिट वगैरह किए तो पता लगा कि पहले कितने गबन किए थे उस सेल्समैन ने। बहरहाल उस एक स्टॉल ने इनको एक छोटे से कंटेनर नुमा घर से एक अच्छे अपार्टमेंट में ले गए। घर में मर्सिडीज़ गाड़ी आ गई, एयर कंडीशन हर कमरे में, हर सहूलत उस एक स्टॉल के ज़रिए उस छोटे से बिज़नेस से इनको मिली। और सिर्फ़ इसका सेहरा ज़ेबा के सर जाता था। अच्छा, कुछ दिनों बाद आपको याद है इनके नंद नंदोई जिनको इन्होंने अपनी बेटी दी थी वो आए। अच्छा, नंद नंदोई इनके एक तरह से रिश्ता भी उन्होंने ही कराया था और ख़ुद को ज़ेबा का सास ससुर क्लेम करते थे वो। अब जब वो आए तो उन्होंने बिल्कुल हालात मुख्तलिफ देखे और उस पर उनकी फरमाइशें शुरू हो गई कि जी हज का सीज़न था, जी हमें हज पे भेजो और इसके सारे एक्सपेंसेस तुम उठाओ। अब इकबाल जी छोटा भाई है और हमने तुम्हारा रिश्ता कराया तो और माशाल्लाह तुम्हारे आज अच्छे हालात हैं, तुम हमारे लिए ये करो वो करो। तो जी इकबाल ने उनको अरेंजमेंट करके दी बाकी चीज़ें। अब ज़ेबा पहले से ज़्यादा बिज़ी हो गई थी क्योंकि अब बच्चों की ज़िम्मेदारी, घर की ज़िम्मेदारी और साथ साथ स्टॉल की ज़िम्मेदारी भी इसके सर पर आन पड़ी थी। पाकिस्तान वो मुश्किल से हर साल 3 से 4 दिन के लिए आया करती थी। उसमें भी इसको अहकाम आती थी कि पहले गुजरात जाओ ससुराल, फिर थोड़ी देर के लिए अपने घर जाओ, फिर दोबारा गुजरात वापस जाओ और कुछ दिन गुजारने, कुछ जो भी टाइम बचता है वो गुजारने के बाद फिर इसको वापस मिडल ईस्ट बुलाया जाता। तो मुश्किल से वो अपने घर में गुजरावाला में इसको 1 दिन या चंद घंटे ही मिला करते थे। इकबाल ने कभी भी अपने बहन भाइयों के लिए मिडल ईस्ट से, अब उनके हालात अच्छे थे तब भी इकबाल की ये प्रैक्टिस थी, वो कुछ भिजवाता नहीं था। लेकिन वही नंद नंदोई जिन्होंने अब इनकी बेटी भी ले ली थी,
तो एक वो प्रेशर भी था ज़ेबा के ऊपर, दूसरा इकबाल छोटा भाई है, फिर ये प्रेशर कि हमने शादी करवाई, हम लोग हमारी वजह से तुम्हारा रिश्ता हुआ है। ज़ेबा को बार बार ये बावर करवाना कि हमारी इज़्ज़त करना तुम पर लाजिम है कि हम तुम्हारे सास ससुर की जगह हैं। ज़ेबा कहती है इकबाल कुछ देता तो नहीं था कि मेरे बहन भाइयों को ये डिस्ट्रीब्यूट कर देना, लेकिन अब नंद मेरी ऐसी हो गई थी कि मेरे हाथ में अगर कोई अंगूठी है तो वो उतरवा ली, मेरे हाथ में कोई सोने की चूड़ियाँ हैं तो वो पहले उतरवा ली। 15-16 साल ज़ेबा और इकबाल की शादी को हो चुके थे। एक दिन ज़ेबा का सब्र जवाब दे गया और उसने नंद नंदोई जो थे ज़ेबा के थे उनको बिठाया, उनको बोला कि मैं आपके सामने कुछ चीज़ें कहना चाहती हूँ, तो अगर मैं गलत हूँ तो मुझे टोक दीजिएगा। हम पहले एक कंटेनर में जो इनकी साइड पर हुआ करते थे, सालों हमने वहाँ गुजारे, जैसे तैसे गुजारा किया। 1 रुपया 1 पाई मेरे हाथ में नहीं रखते थे। इसके अलावा बदज़बानी करना, बदकलामी करना, बच्चों को बात बात पे मारना, मुझ पर हाथ उठाना। अपनी मर्ज़ी हुई तो सोने की 6 चूड़ियाँ दिलवा दी। मैंने अगर अपनी मर्ज़ी से एक प्लास्टिक का क्लिप भी मांग लिया, हेयर क्लिप भी मांग लिया, तो वो लाजिम हो जाता था कि वो नहीं मिलेगा, उसको नहीं ख़रीदेंगे। ज़ेबा ने अपने नंद नंदोई को ये भी बताया कि इकबाल शराबी है, हर किस्म के बुरे काम में वह इन्वॉल्व है, लेकिन आज तक मैंने अपने घर वालों से इस चीज़ का जिक्र नहीं किया। जो इंडियन सेल्समैन रखा था, कभी कभी मैं अगर शॉप पर जाती थी, जब वो सेल्समैन था तो उसके सामने मुझे बेइज्जत करना, हर किस्म का मेरे साथ जो बुरा रवैया अख्तियार कर सकता था वो उसने किया, लेकिन मैंने आज तक उफ़ नहीं की। नंद नंदोई से सारी बातें कर क्यों रही थी, क्योंकि इस रिश्ता कराने में सबसे आगे थे और हम तुम्हारी तालीम मुकम्मल करवाएंगे, आगे पढ़ने देंगे, सारी सब चीज़ों के गारंटियर एक तरीके से ये बने थे कि हमारा छोटा भाई नहीं है, हमारा बेटा है, हम जानते हैं कि तुम्हें इस चीज़ की छूट मिलेगी। तो ज़ेबा ने अपने दिल की बात उनके सामने रखी शादी के 15-16 साल बाद, इस उम्मीद से कि ये मेरी बात को समझेंगे, और असल में तो गारंटियर थे ये लोग। खैर उसी साल मैंने आपको बोला था कि इन्होंने बोला था कि हमें हज पर भिजवाओ। ये था साल 1997 का हज, जो उस दौर के कुछ वाक़यात जानते होंगे। 1997 के हज में एक वाक़या पेश आया था, उस वाक़े की तरफ आता हूँ। लेकिन बहरहाल उन्हीं दिनों में ज़ेबा के माँ बाप भी हज पर गए और उनकी वहाँ मुलाकात ज़ेबा के नंद नंदोई से भी हुई, जिनको इकबाल ने अपने अरेंजमेंट के ज़रिए हज पर भेजा था, और यहाँ गुजरावाला से ज़ेबा के माँ बाप हज पर गए थे। 1997 के हज में एक बड़ा अफसोसनाक वाक़या पेश आया था। मिना में कैंप्स में आग लग गई थी और उसमें कई अफराद शहीद हुए थे, जिनमें कई पाकिस्तानी भी शामिल थे। जिन खैमों के नंबर सामने आए थे उसके मुताबिक उन खैमों में ज़ेबा के माँ बाप मौजूद नहीं थे। ज़ेबा ने और ज़ेबा की फ़ैमिली ने इस खबर के बाद बहुत कोशिश की कि इनके माँ बाप से इनका रब्ता हो जाए, लेकिन नहीं हो सका। ज़ेबा ने फिर अपने नंद नंदोई को किसी तरीके से रब्ता करने की कोशिश की, उनसे रब्ता हो तो उन्होंने बोला कि नहीं, हमारी तो बात हुई है कुछ घंटों पहले और वो बिल्कुल सही है। हालांकि ये एक तरह की क्रिमिनल नेग्लिजेंस थी, उनकी कोई बात नहीं हुई थी, उन्होंने झूठ बोला था। झूठ बोलने की वजह क्या थी? जान छुड़ाना, वक्ती तौर पे बात को टाल देना कि हमें जाकर पता ना करना पड़े। लेकिन इसकी संगीनी यूँ बढ़ गई कि कुछ दिनों बाद, जब पता नहीं लग रहा था किसी भी तरीके से, तो कुछ दिनों बाद उसी कैंप के एक और शख्स से इनके किसी तरीके से रब्ता हुआ और उस शख्स ने बताया कि ऐन वक्त पे हमारे कैंप्स तब्दील किए गए थे, जो कैंप नंबर फ़लाना के लोग थे उनको हमारे इस वाले कैंप में मुंतकिल किया गया था, और उसमें आपके माँ बाप भी शामिल थे। और 100% ये बात कंफर्म है कि आपके वालिद साहब और वालदा भी इस अफसोसनाक हादसे में जलकर शहीद हो गए। अब नंद नंदोई बजाय इसके कि शर्मिंदा होते, वो अंदाज़ा कर चुके थे कि ज़ेबा ने फ़ैसला कर लिया कि उसने मज़ीद नहीं सहना, तो उन्होंने एक और हरबा खेला कि देखो जी, पहले तुम अपने माँ बाप की लाज रखने के लिए इसके पास थी, यानी कि इकबाल के पास थी, और इसके तमाम मज़ालिम और तमाम बुराइयाँ सह रही थी। अब हम तुम्हारी इस कुर्बानी की लाज रखेंगे और तुम हमारी वजह से अब यहाँ रहो। अब ज़ेबा को पाकिस्तान आना था दुख साझा करने अपने बहन भाइयों के साथ, तो ज़ेबा की नंद ने कहा कि मैं यहीं भी ठहरती हूँ तुम्हारे घर पे, बच्चों का ख्याल रखती हूँ, तुम आराम से पाकिस्तान से हो आओ और कुछ वक्त गुजाराओ, और फिर जब तुम आओगी तो फिर मैं पाकिस्तान चली जाऊँगी। ज़ेबा ने ऐसे ही किया, अपने बच्चों को उनके हवाले किया और पाकिस्तान आई, अपने बहन भाइयों के साथ वक्त गुजारा थोड़ा, और उसके बाद दोबारा वापस चली गई। इसके वापस जाने के बाद ज़ेबा की नंद पाकिस्तान आई और ज़ेबा कहती है वो मुझे बताए बगैर मेरे घर गई। मैं समझी ताज़ियत के लिए गई होंगी, लेकिन बहुत अरसे बाद मुझे पता लगा कि असल में मेरी भाभीयों से सिर्फ मिली और उनके कानों में क्या जहर घोला और मेरी भाभीयों के ज़रिए मेरे भाइयों के दिल में क्या बुराई डाल दी गई, इसका अंदाज़ा मुझे बाद में हुआ। कुछ दिनों बाद ज़ेबा का शौहर इकबाल, जो शायद इस 15-16 साल शादीशुदा ज़िंदगी में इनके घर 2 से 3 बार ही आया होगा, वो भी ज़ेबा के घर गया और सिर्फ ज़ेबा के भाइयों से मिला। न जाने क्या बात हुई, वो वापस गया। उसके बाद ज़ेबा को एक कॉल गई कि सक्सेशन के जो मामलात हैं, जो
प्रॉपर्टी के बंटवारे के मामला है उसके लिए तुम्हें आना पड़ेगा। जब वो पाकिस्तान आ रही थी तो ज़ेबा के शौहर ने, इकबाल ने, जो थोड़ी देरों पहले गुजरावाला में ज़ेबा के घर से होकर गया और सिर्फ भाइयों से मिलकर गया है, उसने ज़ेबा से कहा कि तुम साइन करके आ जाओ कि तुम्हें कुछ नहीं चाहिए, सब अपने भाइयों के नाम करके आ जाओ। ज़ेबा ने बोला सही है, मैं जा रही हूँ। वो गई और तमाम प्रॉपर्टी जो उसके हिस्से में आनी थी उसने उस मामू के हवाले कर दी, जिस मामू ने, आपको याद है, पिंडी ले गए थे और उन्होंने उसको मास्टर्स में एडमिशन दिलवाया था और इसकी पढ़ाई की ख्वाहिश पूरी की थी कि मैं अपना हिस्सा अपने मामू के हवाले करती हूँ, मामू के नाम करती हूँ। ये करके वो वापस आ गई। अच्छा, इन सब के वीज़ा रिन्यूअल का टाइम आ रहा था और सालों से रिन्यू हो रहे हैं। वीज़ा रिन्यूअल तो एक नॉर्मल सी प्रैक्टिस थी, लेकिन इस बार एक ऑफ़र रखी इकबाल ने जो इससे पहले कभी नहीं रखी थी। वो ये कि देखो 700-800 दिरहम के एरो एशिया के टिकट्स आ जाएंगे, तो तुम एक काम करो, तुम तमाम बच्चों के साथ चली जाओ पाकिस्तान। इन द मीन वाइल मैं वीज़ा रिन्यू करवा लूँगा, क्योंकि फ़ी वीज़ा रिन्यूअल के 500 दिरहम रख लें तो जब तुम लोग के वापस आने का टाइम आएगा पाकिस्तान से तो वीज़ा रिन्यूअल हो चुके होंगे। बाद दिल में यूँ लगी, चुभी एक तरीके से, क्योंकि ज़ेबा अपनी पहली बेटी के साथ जो तो गोद की थी उसके बाद से अपने तमाम बच्चों को एक साथ पाकिस्तान नहीं ला सकी थी। हर बार यही होता था कि नंद वहाँ मौजूद होती कि नंद के होते हुए बच्चे यहाँ छोड़ के जाओ, और ये अकेली या एक बच्चे को साथ लाती थी और कहती रही कि मेरे माँ बाप एक साथ तमाम बच्चों को देखना चाहते हैं। आखिर के शायद 2 बच्चों को उन्होंने सही तरह मिले भी नहीं थे उनसे उनकी ज़िंदगी में, लेकिन इस शख्स ने कभी उनको एक साथ आने ही नहीं दिया और इस दफ़ा ये ऑफ़र की कि तमाम बच्चे लेके, तुम चारों बच्चे लेके तुम चली जाओ पाकिस्तान। बहरहाल ये खुशी खुशी पाकिस्तान आई तमाम बच्चों को लेके। सबसे बड़ी बेटी के 11th के एग्ज़ाम हो चुके थे और प्रैक्टिकल रहता था, तो वो नोट्स लेकर आई पाकिस्तान कि यहीं तैयारी कर लूँगी। और ये लोग सबसे पहले जो लैंड किए लाहौर में इनके चचा का घर है। चचा के घर पे लोग कुछ अरसा रहे और 10-12 दिन गुजर गए तो फिर ज़ेबा ने कॉल की कि भाई वीज़ा रिन्यूअल हो गए, तो मुझे बताएं कब के टिकट्स भेज रहे हैं, यहाँ भेजेंगे या गुजरावाला भेजेंगे। तो उसने बोला कोई टिकट्स नहीं है, कोई वीज़ा रिन्यूअल की कोई बात नहीं है, पाकिस्तान में रहो और बाजी यानी कि नंद जो है ज़ेबा की, उनके घर रहो और सब रहते हैं, मैं वहीं पे ख़र्चा भेज दिया करूँगा। जो इकबाल के मुँह से निकले थे महज अल्फाज नहीं थे। ज़ेबा को ऐसा लगा किसी ने उसके जिस्म में हाथ डाल के उसका दिल ज़ोर से दबोच लिया हो। उसने हवास बहाल किए और एक सवालिया फ़ोन किया अपनी नंद को। तो नंद कहती है कि तुम वहाँ पर ऐश कर रही हो, पैसे उड़ा रही हो, तुम्हारी इतनी बेटियाँ हैं कि बच्चियों को बहाना नहीं है, और फिर मेरी जो बेटी है वो भी तुम्हारी बेटी है, मैंने गोद लिया है। वो ये देखती है कि उसके बाकी बहन भाई वहाँ पे ऐश कर रहे हैं और ये एक आम सी ज़िंदगी गुजार रही है। तुम यहाँ रहो, मेरा घर काफ़ी है, वो तुम्हें ख़र्चा भेज दिया करेगा और हर औरत रहती है, तुम क्या अनोखी हो। ज़ेबा ने फिर इकबाल को फ़ोन किया, उससे गिला किया, तो उसने बोला मुझे पाकिस्तान में रहने से कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरे बच्चे अलबत्ता खुश हैं कि उनको माँ बाप के अलावा कोई तीसरा चौथा रिश्ता देखने को मिला है, लेकिन ये फ़ैसला मुझे और तुम्हें करना था, किसी भी तीसरे को इसमें डिक्टेट करने का कोई हक़ हासिल नहीं है। अब इकबाल की तरफ से जो रिस्पांस आना था वो तो पहले ही आ चुका था और इस कॉल पर भी तकरीबन वही रिस्पांस मिला। अब सबसे बड़ा मसला ये था, जिस बेटी का प्रैक्टिकल होना था उसका सेंटर चेंज करवाना था। वो एक रिश्तेदार की मदद से चेंज करवाया गया और फिर एक कज़न ने ज़ेबा की मदद की और विज़िट वीज़ा लगवाया और वो मिडल ईस्ट गई। घर की चाबियाँ उसके पास मौजूद थी। सुबह सुबह घर पहुँची, चाबी से दरवाज़ा खोला तो अंदर देसी और विदेशी दोस्तों के साथ वो मैनोशी में मसरूफ़ था इकबाल ने जब ज़ेबा को एकदम सर पर खड़ा देखा तो पहले तो उसको अपनी आंखों पर यकीन नहीं आया। फिर पहले इकबाल के दोस्तों ने ज़ेबा से माफ़रत चाही कि भाभी हमें माफ़ कर दें और वहाँ से रफ़ू चक्कर हो गए। फिर इकबाल पैरों में गिर गया कि मैं अपनी बहन की बातों में आ गया था, मुझे माफ़ कर दो और मैं अभी वीज़ा अप्लाई कर देता हूँ और तुम मेरे साथ चलो। उसी वक्त उसी दिन वो लोग गए, वीज़ा एप्लीकेशन दी, 2 हफ़्ते वो वहाँ पर रही और फिर पाकिस्तान आ गई। पाकिस्तान आने के बाद जो डेट्स बनती थी उसके मुताबिक उसने इकबाल को फ़ोन किया तो इकबाल की तरफ से वही सर्द कहा कि मैंने तो वीज़ा एप्लीकेशन अगले दिन ही विदड्रॉ कर ली थी। अब इकबाल को अंदाज़ा नहीं था कि ज़ेबा अंदर से कितनी मजबूत खातून है। ज़ेबा ने एक बार फिर रख्ते सफ़र बांधा, विज़िट वीज़ा अरेंज किया और एक बार फिर मिडल ईस्ट में इकबाल के सर पर जा पहुंची। इकबाल ने पहले थोड़ा रूड होने की कोशिश की, उसके बाद फिर वही टैक्टिक्स के माफ़िया मांगने लगा। उसने बोला कि मैं तुम्हारे सामने वीज़ा अप्लाई कर देता हूँ और इस बार ज़ेबा बाकायदा वीज़ा श्योरिटी लेकर वापस आई। लेकिन इस बार इसने 2 काम और किए। वही मिडल ईस्ट में अपनी नौकरी का बंदोबस्त किया और दूसरा कुछ मोहल्ले वालों से भी मिलकर आई और मोहल्ले वालों को सिचुएशन का
एक अंदाज़ा देकर आई, जो मोहल्ले वाले ऑलरेडी जानते थे कि कितना अय्याश तबीयत का इसका शौहर इकबाल है, और ये मोतक़िद थे ज़ेबा के सब्र के और किरदार के, अच्छे किरदार के। बहरहाल वापस आती है और जो ड्यू डेट बनती थी उन्हीं दिनों में दोबारा फ़ोन करती है, तो इकबाल कहता है कि तसल्ली करो, वीज़ा आ जाएगा। वीज़ा आया भी, लेकिन हैरानकुन तौर पर सिर्फ बच्चों का इसका वीज़ा नहीं था। इसने इकबाल से रब्ता किया, उसने बोला तुमने मेरी बहन से बदतमीज़ी की है, उनसे जाके माफ़ी मांगो, अगर वो माफ़ कर देंगे तो तुम्हारा वीज़ा मैं लगवा दूँगा। ज़ेबा ने मज़ीद कोई बात नहीं की, फ़ोन रख दिया। जिस दिन बच्चों की फ़्लाइट थी, बच्चे बहुत रो रहे थे। अब जो ज़ेबा करने जा रही थी उसकी भनक उसने बच्चों को भी नहीं पढ़ने दी। ज़ेबा के पास वर्क परमिट भी था क्योंकि स्कूल में जॉब का अरेंजमेंट हो गया था। जिस दिन इसने बच्चों को फ़्लाइट के ज़रिए मिडल ईस्ट भी अपने बाप के पास भेजा है, उसकी अगले दिन की फ़्लाइट ली और ज़ेबा भी पहुंच गई मिडल ईस्ट। वहाँ पे जाके अपने जब शौहर से कन्फ्रंट किया तो शौहर ने पहले धमकियाँ दी, फिर माफ़ियाँ तलाफ़ियों पर आ गया, और उसी दिन ये राज भी खुला कि इसने वहाँ पर किसी औरत से दूसरी शादी भी कर ली है। उस औरत की मशहूरी कोई अच्छे अल्फाज में नहीं थी। इकबाल अब पैर पकड़ने लगा, माफ़िया मांगने लगा, क्योंकि इकबाल को मालूम था कि अब ये सिर्फ मेरे रहम करम पर नहीं है। अच्छा, मिडल ईस्ट में आप एक से ज़्यादा शादियाँ कर सकते हैं, पॉलीगमी अलाउ है, लेकिन वहाँ पर फिर डंडे के ज़ोर पे तमाम बीवियों को हुकूक भी दिलवाए जाते हैं। इस बात का बहुत अच्छी तरह अंदाज़ा था इकबाल को, और ज़ेबा से जब उसने बहुत रिक्वेस्ट की कि मेरी बदनामी होगी, ऐसा नहीं करो, तो ज़ेबा ने बोला सही, मैं अपना वर्क वीज़ा विड्रॉ कर देती हूँ, मैं उसको ख़त्म कर देती हूँ, लेकिन तुम कोर्ट के ज़रिए, क्योंकि तुम्हारी ज़बान का एतमाद नहीं है, कोर्ट के ज़रिए हमारा ख़र्चा उठाने की ज़िम्मेदारी उठाओ, और ये बाकायदा कोर्ट के ज़रिए काम होना चाहिए। मरता क्या ना करता, इसको ये करना पड़ा। अब फैमिली कोर्ट के ज़रिए सारे मामला तय हुए थे। अब ख़र्चा उठाने की ज़िम्मेदारी बाकायदा कानूनी तौर पर ये लायबल हो गया था कि इसने ख़र्चा उठाना ही उठाना है, और रिन्यूअल के मामला बाकी चीज़ें, इसमें इतनी बार धोखाधड़ी की थी, तो फिर आगे जाके इस बीच में सबूत रखे ज़ेबा ने अदालत के सामने कि इतनी बार भाई हमें धोखा दे चुका है, वीज़ा रिन्यूअल में हमारे लिए मसाइल करता है, क्योंकि अपने बच्चों का मुस्तकबिल सेव करना चाह रही थी कि भाई एक तरफ हो जाए, पाकिस्तान में रहना है, मिडल ईस्ट में रहना है, पढ़ाई का हर्ज होता है। और अब इसकी सबसे बड़ी बेटी जिसकी इंजीनियरिंग की तालीम, अब उसको इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना था, उसके लिए इसको पाकिस्तान भेजना था, वो भी पासपोर्ट क्योंकि वालिद के पास है, उसके लिए भी अदालत से रुजू करना पड़ा। अब जब इसने सबूत पेश किए अदालत में कि वीज़ा रिन्यूअल में पहले भी धोखाधड़ी कर चुका है और ये मामला है, तो अदालत ने फिर इकबाल का पासपोर्ट और एक सिक्योरिटी रकम अपने पास रख ली, ताकि मज़ीद अगर कोई काम करता है ऐसे तो इससे पूछगछ की जा सके। इकबाल की दीदा दिलेरी देखें कि एक बार वो अपनी दूसरी बेगम को मिलवाने भी लाया ज़ेबा से, और ज़ेबा से बात करते हुए इकबाल की दूसरी बेगम ने कहा कि ये तो आपकी बहुत तारीफ़ करते हैं। ज़ेबा जब उससे मिली, ज़ेबा को लगा कि इसने कितने गलत शख्स का इंतखाब कर लिया था, और वैसे भी इंतखाब इसका नहीं था, फैमिलीज़ के ज़रिए ये निज़ाम बना था। लेकिन उसको अफसोस हुआ कि 15-16 साल जिसके साथ मैंने गुजारे हैं, उसकी अगर अपनी पसंद थी तो ऐसी थी, क्योंकि वो बड़ी जाहिलाना सी और बड़ी एवरेज सी खातून थी जिससे इकबाल ने दूसरी शादी की थी। बहरहाल इकबाल के दिमाग में अब शैतानी चालें चलने शुरू हो गया, क्योंकि लेकिन आपको पता है ना, चालाकियों से आप वक्ती तौर पे जीत तो जाते हैं, लेकिन मासूम का बदला फिर अल्लाह ताला की ज़ात लेती है। मुताल्लिका महकमे में साजबाज करके इकबाल ने अपना पासपोर्ट किसी तरीके से निकलवाया और अमेरिका का वीज़ा लगवाने की कोशिश करने लगा कि मैं चुपचाप अपनी बेगम के साथ अमेरिका चला जाऊंगा, तो ना यहाँ कोई जवाबदेही होगी, ना पाकिस्तान में मुझे कोई पकड़ सकेगा। ज़ेबा की तीसरी बेटी जो बहुत लाइक फाइक थी, ओ लेवल्स कर रही थी। ओ लेवल्स के जब इम्तहानात की बारी आई तो ज़ेबा को पता लगा जी इम्तहानात में नहीं बैठने दिया जा रहा, क्योंकि इसकी फ़ी पेंडिंग है, और इस चीज़ की ज़िम्मेदारी फैमिली कोर्ट के ज़रिए इसके बाप ने उठाई थी। बहरहाल फ़ी पे नहीं की गई थी। अदालती हुक्म पर एग्ज़ाम तो दिलवा दिया गया, लेकिन फिर इसका रिज़ल्ट रोक लिया गया। लेकिन कहते हैं ना, अल्लाह ताला के जो काम होते हैं ना, उसको दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती। हुआ ये कि ज़ेबा की इस तीसरी बेटी जो टेक्निकली चौथी थी, इसकी 2 मज़ामीन में वर्ल्ड डिस्टिंक्शन थी, एक बड़ा एकेडमिक ऑनर था, जिसकी वजह से उस तालीमी इदारे को ना सिर्फ इसका रिज़ल्ट देना पड़ा, बल्कि स्टेज पे बुलाकर उसको ऑनर भी करना पड़ा, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है कि जी हमारी बच्ची है, हमारे इदारे से पढ़ी है। अब इस बच्ची की मज़ीद तालीम के लिए इसको पाकिस्तान भेजना था, और उसने वैसे भी पाकिस्तान जाना था, उसके लिए बाप की ज़रूरत फिर पड़ती। उसके पासपोर्ट की कॉपी हासिल की गई, तो फिर उसमें अमेरिका के वीज़ा की स्टैंप जब ज़ेबा ने देखी तो उसको सारे प्लान का अंदाज़ा हुआ, और फिर उसने तमाम कार्रवाई के बाद ना सिर्फ उसका वीज़ा कैंसिल करवाया, क्योंकि वो चुपचाप भागने के मूड में था, बल्कि उसको ब्लैक लिस्ट भी कर दिया गया। अब इलाके में इकबाल की काफ़ी बदनामी हो चुकी थी, हर तरीके से वो कोई भी काम करता सबको पता था कानूनी तौर पे और अखलाकी तौर पे कितना यहाँ पे बदनाम हो चुका है। तो उसने चुपचाप पाकिस्तान का टिकट कटवाया और अपनी दूसरी बेगम के साथ पाकिस्तान पहुँच कर अभी जश्न ही मना रहा था, क्योंकि उसने आते हुए एक शैतानी की थी
इन तमाम के वीज़ा अपने पासपोर्ट पर से कैंसिल करवा दिए थे। अब अदालती हुक्म में बदयानती साबित हुई, जिसके लिए श्योरिटी के लिए इसके पासपोर्ट रखवाया गया था और श्योरिटी की रकम रखवाई गई थी। तो पूरा जो एक नेटवर्क था वो भी पकड़ा गया है, किस तरह साजबाज करके जी इसका पासपोर्ट यहाँ से निकला है और किस तरह रिश्वत दी गई है, क्या मामला किए गए, उन तमाम लोगों को भी गिरफ्त में लिया गया। और फिर इकबाल का जो पासपोर्ट था वो ब्लैक लिस्ट कर दिया गया। अब वो पाकिस्तान से बाहर निकल ही नहीं सकता था, क्योंकि दुनिया में कहीं भी अपने इस पासपोर्ट पर अब वो सफ़र के काबिल नहीं रहा था। इकबाल का जश्न तो मातम में तब्दील हो गया और उस मातम को मज़ीद चार चांद इस वाक़े ने लगा दिए कि उसकी दूसरी बेगम ये ख़बर सुनते ही दिल बर्दाश्ता होकर उसे छोड़कर चली गई, क्योंकि वो तो बाहर जाने के मज़े लूटने आई थी। वो समझ गई थी कि ना अब ये मिडल ईस्ट जा सकता है, अमेरिका तो दूर की बात, तो अब पाकिस्तान में रहने वाला इकबाल उसके काम का नहीं था। ज़ेबा की मुश्किलात अभी ख़त्म नहीं हुई थी, उसके लिए ज़िंदगी के इम्तिहान मज़ीद बाकी थे। ज़ेबा की बड़ी बेटी, जो सबसे बड़ी बेटी थी, वो एक ट्रैवल एजेंसी के लिए मिडल ईस्ट में काम किया करती थी, लेकिन बाप का पासपोर्ट ब्लैक लिस्ट होने की वजह से, क्योंकि उसका वीज़ा वहाँ पे स्टे का जो मामला थे बाप के पासपोर्ट के ज़रिए थे, उसका बड़ी बेटी का जो वर्क वीज़ा था वो फैसिलिटी कैंसिल हो गई और उसको पाकिस्तान आना पड़ा। ज़ेबा ने बड़ी कोशिश करके किसी ख़ानदानी लिंक के ज़रिए उसका दोबारा इंडिपेंडेंट वर्क वीज़ा करवाया और फिर वहाँ पर अपना जेवर बेचकर बाकी पैसे अरेंज करके IATA का जो कोर्स होता है IATA, जो ट्रैवल एजेंसीज़ के लिए बाकी जगहों पे काम आता है, वो अपनी सबसे बड़ी बेटी को करवाया। ज़ेबा उस वक्त 50 साल की हो चुकी थी। साथ साथ उसने गुजारे के लिए वहाँ पर ट्यूशन्स पढ़ानी शुरू की, पढ़ी लिखी तो थी। इसके अलावा बच्चों को पिक एंड ड्रॉप की फैसिलिटी भी दी, यानी कि ख़ुद गाड़ी ड्राइव करती थी, ड्राइविंग लाइसेंस लेना, पूरा भी उसने एक प्रोसेस झेला और उसके बाद ये भी अपना कमाई का ज़रिया बनाया। अब इस वक्त क्या सूरत हाल है? ज़ेबा 70 साल की हो चुकी है। ज़ेबा की सबसे बड़ी बेटी, जिसका वीज़ा कैंसिल हो गया था और बाकी मामला IATA के कोर्सेज़ वगैरह कराए, वो मिडल ईस्ट की एक टॉप एयरलाइन है, एयरलाइन का नाम मैं नहीं लेना चाह रहा, उसकी परमानेंट एम्प्लॉई है, उसकी मुस्तकिल मुलाजिम है और माशाल्लाह लाखों में खेल रही है। दूसरी बेटी मिडल ईस्ट में एग्जीक्यूटिव इंजीनियर है और बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स के लिए काम करती है, जिसमें एयरपोर्ट्स, मॉल्स और पता नहीं क्या क्या उसके क्रेडिट पर है। तीसरी बेटी कनाडा में है और कनाडा की एक जानी मानी यूनिवर्सिटी में परमानेंट एम्प्लॉई है। सबसे छोटी बेटी ने कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी से साइकोलॉजी में एमफिल किया और अब वो ऑस्ट्रेलिया में अपने शौहर के साथ और वहाँ PhD कर रही है। और याद है मैंने आपको बताया था इसका एक बेटा भी था, बेटा मेरे ख्याल से सेकेंड लास्ट था। वो मिडल ईस्ट में एक बड़ी कंपनी के लिए, बड़ी नामवर कंपनी है, उसके लिए उसके जो सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन डिपार्टमेंट है उसमें काम कर रहा है। यानी कि अब घर में बच्चों के गाड़ियाँ हैं, पैसों की रेल पेल है, खुशहाल ज़िंदगी गुजार रहे हैं। ज़ेबा अभी भी पिक एंड ड्रॉप का काम भी करती है और पाकिस्तान से अगर कोई 70 साल की हो चुकी है और पाकिस्तान से कोई आ जाए तो वो स्पेशली एयरपोर्ट से सबको पता है कि जी ख़ानदान में किसी ने भी जाना है तो वो ज़ेबा को इन्फॉर्म करेंगे। ज़ेबा उनको पिक करेगी, उनकी जगह बेडरूम ड्रॉप करेगी, क्योंकि शुरू से बड़ी मिलनसार और लोगों में घुलने मिलने वाली। ज़ेबा अपने काम खुद करती है, 70 साल की उम्र में अपना ख़र्चा खुद उठाती है और एक अच्छी ज़िंदगी जी रही है। ज़ेबा के बच्चे ज़ेबा के ज़ेर तरबियत एक बहुत अच्छे इंसान बने, ना सिर्फ माली तौर पे कामयाब, इखलाकी तौर पे भी उनको कामयाब इंसान कहा जा सकता है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, उसकी एक वजह है। सारे वाक़े में इकबाल का ज़िक्र नहीं हुआ, सोचा कि मैं आपको इकबाल का भी बता दूँ। इकबाल का आज 2026 है, आज से ठीक 10 साल पहले पाकिस्तान का दिल कहलाया जाने वाला शहर के एक पार्क में इंतकाल हुआ। तन्हा, वो तन्हा ज़िंदगी गुजार रहा था और ज़ाहिर बात है पूरी दुनिया में ट्रैवलिंग पर उस पर बैन लग चुका था। पाकिस्तान में ही था, किन हालात में था उसकी तफसील में जाना शायद गैर ज़रूरी है। बहरहाल वो तन्हा था ज़िंदगी में। इसी वजह से लाहौर के एक पार्क से उसकी लाश मिली आज से 10 साल पहले। हार्ट अटैक हुआ था और इसी शहर में उसकी तदफीन हुई। इकबाल के तमाम बच्चे, तमाम जिन जिन ममालिक में वो हैं, एक एक करके अपने बाप की कब्र पर आए और फातिहा ख़्वानी की और अपने बाप के बख्शिश के लिए, बाप की मग़फ़िरत के लिए, बाप के दर्जात की बुलंदी के लिए जहाँ दुआएं करते हैं वहाँ लोगों की मदद भी करते हैं और मुख्तलिफ़ तरीक़े से सवाब पहुँचाते हैं, क्योंकि उनकी रगों में एक ऐसी तरबियत दौड़ रही है जिसका नाम है ज़ेबा। इस कहानी से मुझे जो सबक मिलता है उस सत्र का मैं पहले भी ज़िक्र कर चुका हूँ कि चालाकियाँ करने वाले ना ख़ुद को वक्ती तौर पे एक सर्द कहकहा लगाकर तशफ़ी महसूस करते हैं और वक्ती तौर पे मज़लूम और मासूम खसारे में नज़र आता है। लेकिन अल्लाह ताला का निज़ाम बड़ा औखा है जी,
बड़ा मुश्किल है समझने वालों के लिए। अल्लाह ताला मज़लूम और मासूम का बदला ख़ुद लेता है। यही हुआ शायद इस वाक़े में भी। आपने इस वाक़े से क्या सबक सीखा, ज़रूर कमेंट सेक्शन में शेयर कीजिएगा। मैं बहुत दिल गिरफ्तार हो गया वाक़या सुनने के बाद, लेकिन मुझे एक चीज़ पर यकीन हो गया कि अपना माली नुकसान या किसी भी किस्म का नुकसान कर लीजिए, लेकिन किसी पर जुल्म ना कीजिए। असूल सब जानते हैं, कानून भी सब जानते हैं, लेकिन अपने मफाद के लिए गुफ्तगू में उसको मोल्ड करते हैं, तो करने दीजिए। अगर आपका दिल मुतमईन है कि आप सही हैं, तो आप अपनी जगह पर कायम रहें, अपने नुक्ता नज़र पर जमे रहें। अल्लाह ताला आपकी मदद भी करेगा और जालिम से आपके हिस्से का बदला ख़ुद लेगा। तो दो चीज़ें कि किसी भी किस्म के बदला लेने में अपनी एनर्जी वेस्ट ना करें, ख़ुद को ऊंचा करने में अपनी क़ुव्वत लगाएं। अल्लाह ताला ज़रूर आपकी मदद करेगा। बहुत शुक्रिया ये वाक़या सुनाते हुए, ये सच्ची कहानी बयान करते हुए। अगर मेरे लफ्ज़, कोई जुमला, कोई नज़रिया आपको बुरा लगा हो, तो मेरा बिल्कुल भी ये मकसद नहीं था। फिर भी अगर ऐसी कोई कोताही हो गई हो तो मैं नाचीज़ आपसे तहे दिल से माज़रत चाहता हूँ। और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा इससे मिलता जुलता अगर कोई वाक़या आप उसके गवाह हों, तो लोगों की रहनुमाई के लिए मुझसे शेयर कीजिएगा। मेरा नंबर भी मौजूद है, कोशिश करूँगा उसको भी पब्लिश कर सकूँ। बहुत शुक्रिया।